हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे बायो के मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये 13 चैप्टर है आपका, आवर इन्वायरमेंट। इसमें जो है सबसे मेन बात होता है कि ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और कि कैसे हमारा इकोसिस्टम वर्क करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सभी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप कर सकते हैं ब्रॉडली 3 कैटेगरी में, जो कि होता है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और इसका बेसिस होता है न्यूट्रिशन, कि वो किस तरह से खाना खा रहे हैं, उस बेसिस पे हम उनको ग्रुप करते हैं। ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जो जिनकी उनको ज़रूरत होती है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो वो मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। जैसे प्लांट्स जो बनाते हैं अपने लिए फूड फोटोसिंथेसिस करके, जिसमें लाइट वाटर जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से इसका एग्जांपल यही होगा कि ग्रीन प्लांट्स जो कि मतलब और सर्टेन बैक्टीरिया जो कि मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, उनके लिए फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरिया अपना एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी लेता है उन सब की। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जैसे मतलब जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर। जैसे आपके घर में जैसे मम्मी खाना बनाती है तो फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं पापा, जो ये खाना खाना है तो मतलब वो मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि वो खाना बनाएंगी तो खाएंगे, तो वो पापा हो गए कंज्यूमर। इस तरह से होता है। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका कंज्यूमर हो जाएंगे उसके कस्टमर। ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड रहते हैं प्रोड्यूसर पे, वो हो जाते हैं कंज्यूमर। तो ये इसको डिवाइड किया जाता है हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस और पैरासाइट्स के ऊपर। तो हार्बीवोरस वो होते हैं जो कि मतलब प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कार्निवोरस होते हैं जो कि ये जो प्लांट्स को खाते हैं वो उन्हीं को खा जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से ओमनिवोरस हो गया। और पैरासाइट्स जो कि मतलब वो डिपेंड रहते हैं, जैसे पेड़ों के ऊपर पैरासाइट्स हुए तो उनके इंटरनली वो उनके न्यूट्रिशन को देते हैं। जैसे हमारे बॉडी में भी कभी कभी पैरासाइट्स हो जाते हैं तो वो हमारे बॉडी को ही खा जाते हैं अंदर ही, इंटरनली वो हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं इस तरह से। ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाता है डिकम्पोजर्स के बारे में। ये होता है हमारा थर्ड कैटेगरी। तो इसमें डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो मतलब बचने के बाद जो कोई जैसे मर जाता है तो उसको हम डिकम्पोजर्स ही उसको मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाते हैं, जिससे कि वो एक तरह से हमारे क्लीनिंग एजेंट हो जाते हैं। ये जो हमारे आसपास जो गंदगी होती है उनको वो साफ़ कर देते हैं। ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें आ जाता है एग्जाम्पल में फंगाई और बैक्टीरिया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिसमें जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है सो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है अपने एनर्जी के लिए। ठीक है। और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये बाई डायरेक्शनल होने लगे तब तो फिर जैसे अगर हिरन को जो है सो शेर खाता है तो शेर कभी हिरन को नहीं खा सकता है। मतलब हिरन को शेर खाता है तो शेर को तो कभी हिरन नहीं खा सकता है। तो इसी तरह से होता है।
और हर स्टेप को जो है ना, मतलब ये इसका जो स्टेप बना हुआ रहता है कि जैसे प्लांट्स रहेगा, प्लांट्स के बाद फिर उसको हार्बीवोरस खाएंगे, फिर उसको कार्निवोरस खाएंगे, फिर कार्निवोरस को जो है सो टॉप कार्निवोरस खाएंगे। तो इसी स्टेप को हम ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट आता है 10% लॉ। इससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस भी बनता है। ठीक है, तो मतलब न्यूमेरिकल्स के रूप में कह सकते हैं, बायो में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि बायो का न्यूमेरिकल जो होता है वो इसी बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो काफ़ी इजी होता है, कोई ऐसा हार्ड नहीं रहता बायो में। तो इसमें देखिए कि सिर्फ 10% एनर्जी जो है सो फ्लो करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब हर ट्रॉपिक लेवल पे अगर किसी ने पेड़ को, मतलब एक प्लांट को कंज्यूम करता है कोई हार्बीवोरस, तो वो जितना एनर्जी रहेगा उसके पास, उसका 10% ही जो है सो उस हार्बीवोरस के पास जाएगा। फिर उस 10% का जो 10% होगा वही उस हार्बीवोरस को खाने के बाद रहेगा, उसके पास मतलब भी 10% पहुँचेगा। तो इसी कारण से जो है 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बाद एनर्जी सफिशिएंट रह ही नहीं जाता है कि जिससे वो आगे चले। इस कारण तो देखिए यहाँ पे इससे आगे ट्रॉपिक लेवल नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि अगर ग्रास के पास 4000 जूल ऑफ एनर्जी रहता है, तो ग्रास हॉपर जो है उसको खाने के बाद फिर उसके पास 400 जूल ऑफ एनर्जी ही रहेगा। फिर फ्रॉग के पास उस 400 में से फिर 40 ही रहेगा, क्योंकि इतना 10% ही जा रहा है। फिर 40 जूल में से भी जैसे स्नेक जो फ्रॉग को खाएगा तो उसके पास 4 जूल ही रहेगा। तो बस इसी तरह से हमारा ये फूड चेन चलता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है ये फूड से इनका जो सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो फूड चेन हमें हेल्प करता है कि ये फूड का जो मतलब फूड रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शन कैसा है ऑर्गेनिज्म के बीच में, कि वो कौन से खाना को मतलब किसको खाते हैं, कौन किसको खा रहा है और कौन किसको नहीं खा पा रहा है। मतलब ये एक तरह का आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट में स्टडी हो गया कि हाँ ये इसको खा जाता है या ये इसको खा जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि और क्या, तो फिर इसके बाद ये हेल्प करता है कि helps in following basic mechanism of transfer of food and energy through various component of nature। मतलब ये वेरियस कंपोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू, क्योंकि प्लांट्स को अगर खाते हैं कोई एनिमल तो फिर उसके अंदर वो फूड का जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, फूड एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, तो वो उसके थ्रू जो है सो फिर उसके मतलब हार्बीवोरस को जो खाएगा कार्निवोरस, तो प्लांट्स को हार्बीवोरस नहीं खाया तो फिर उसके पास फूड एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स रहेगा, फिर उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें कार्निवोरस में। तो यही ट्रांसफ़र में भी हेल्प करता। उसके बाद हो जाता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है उसको समझने में हमें मदद करता है, और साथ में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को समझने में मदद करता है कि कैसे वो मूवमेंट हो रहा है, कि किसके पास सबसे ज़्यादा रहेगा। तो जो टॉप कार्निवोरस रहता है उनके पास सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस रहेगा। ठीक है, और इसमें आ जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है हार्मफुल केमिकल का वो इंक्रीज करता है एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब हर ट्रॉपिक लेवल के बाद वो इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और इसको हम मतलब ये नहीं कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं हमारे बॉडी में। तो वो हर ट्रॉपिक लेवल के साथ साथ वो इंक्रीज करता जाता है इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसी को जो है सो हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उसके बाद आ जाता है ओजोन का।
तो ओजोन का O3 होता है फार्मूला, और वो मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 एटम से बनता है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कैसे बनता है। तो जब NO2 होता है ना, तो इसमें ये NO2 के ऊपर जब लाइट बनता है तो एक NO और O बन जाता है, O एटम अलग हुआ। फिर वही लाइट जब जैसे मतलब O2 जब बनता है, ये आता है, तो O2 के ऊपर जब UV रेज पड़ते हैं तो फिर ये O के साथ कंबाइन, मतलब ये O कट जाता है, और वही O और O2 जो इन्वायरमेंट में रहता है वो दोनों कंबाइन हो जाता है, O3 बनता है। तो ये इक्विलिब्रियम में चलता रहता है, मतलब कि जब जितना O3 एटम टूटेगा उतना ही O3 एटम बन जाता है। तो इस तरह से मतलब बनता रहता है कि कभी भी ओजोन की कमी नहीं होती है, ठीक है। पर हाँ, इक्विलिब्रियम में बनने का मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से टूट रहा है, ठीक है। तो इससे एक नॉर्मल ये रहता था, पर जब उसे इसके ऊपर आ जाता है कि ओजोन डिप्लीशन तब क्यों हो रहा है, क्योंकि जब अगर सेम स्पीड में बन रहा है और सेम स्पीड में टूट रहा है तब तो ओजोन का डिप्लीशन नहीं होना चाहिए था। तो ओजोन, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन जो है सो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए, इससे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमें, इसीलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी रहता है। तो ओजोन डिप्लीशन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ये क्या करता है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाता है तो ऊपर जो जहाँ पे ओजोन लेयर है वहाँ पे जाते ही वो रिएक्ट करता है, और इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो बहुत सारे O3 के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है। इससे ओजोन की कमी हो जाती है, और उस स्पीड तो ये टूट तो गया बहुत सारा आइटम, पर बनने की स्पीड तो वही है। तो यही एक टर्म के बाद, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद फिर वहाँ पे होल आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है सो ब्रेकिंग हो गया बहुत सारे ओजोन लेयर का, मतलब ओजोन के मॉलिक्यूल्स का। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए हम जो है सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर चुके, मतलब करते हैं, ठीक है। तो इस ये कहाँ कहाँ से निकलता है, तो एरोसोल स्प्रे होता है उससे निकलता है, फिर एयर कंडीशनर होता है उससे निकलता है, फिर फ्रीज होता है, कोयलेंट होता है, इस सब चीज़ों से निकलता है हमारा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर उसके बाद आ जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज नहीं होता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, जो कि आपने पढ़ा था डिकम्पोजर्स के बारे में, तो वो जो सब्सटेंस को नहीं डिकम्पोज कर सकते हैं वो उन्हीं को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। फिर कुछ इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ जो कि हमें करना चाहिए, उसमें है कि गार्डनिंग करना चाहिए और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। फिर उसके बाद आ जाता है कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम से कम करना पड़े, जिससे कि आपका सॉइल डिग्रेडेशन और अदर जो फेनोमेना है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है वो ना हो। फिर उसके बाद गनी बैग यूज़ करना चाहिए या फिर पेपर बैग यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक के जगह पे, क्योंकि इससे आपका इन्वायरमेंट में मतलब प्लास्टिक कम होगा, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है, वहीं पे गनी बैग और पेपर बैग सबको कम टाइम लगता है इस कारण, ठीक है। फिर आ जाता है सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होता है आप उनको अलग कर दीजिए, क्योंकि वो तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको अलग कर दीजिए। और जो है सो फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को जो 3R होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, मतलब उस प्रोसेस में डाल दीजिए, और नॉन ये बायोडिग्रेडेबल को
आप जैसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। और एक और सबसे मेन बात जो कि मैं भी अभी कर रहा हूँ, एजुकेटिंग यूथ्स। तो आप ही हमारे यूथ हैं, तो इनको जो है एजुकेट करने से क्या होगा कि आपका ये मतलब फ़ायदेमंद साबित होगा इस तरह से, क्योंकि आप जैसे एजुकेटेड होंगे तो आप समझेंगे कि हाँ क्या हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है और क्या हमें करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप वर्क करेंगे। तो बस यही सब कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, और इसी से के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आवर एनवायरनमेंट काफ़ी इजी सा चैप्टर था, कोई इसमें बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, आपको बहुत मतलब सभी चैप्टर्स का एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन हम करवा देंगे।